यूथ पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीजल मैकेनिक पढ़ रहे थे। डीजल मैकेनिक में हम लोग का एक चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डीजल इंजन इट्स एंड कंपोनेंट, मतलब डीजल इंजन के और उसके पार्ट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीजल इंजन, इसका जो विकल्प दिया है स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, और दिया है डीजल इंजन में ईंधन के रूप में गैसोलीन का प्रयोग होता है। यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। जो यहाँ पर स्पार्क इग्निशन इंजन दिया है या एसआई इंजन होता है और इसमें जो हम लोग पेट्रोल ईंधन के रूप में यूज करते हैं। जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है इसमें हम लोग ईंधन के रूप में पेट्रोल का यूज करते हैं, लेकिन जो डीजल इंजन होता है यह कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। कंप्रेशन इग्निशन यानी सीआई इंजन होता है और जो डीजल इंजन होता है यह डीजल साइकिल पे वर्क करता है और डीजल इंजन में हम लोग ईंधन के तौर पे हम लोग डीजल का प्रयोग करते हैं। और जो इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है, जो इसका कंप्रेशन रेशियो होता है यह 16 से 24 होता है। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो होता है वह 16 से 24 होता है और एसआई इंजन यानी जो स्पार्क इग्निशन इंजन है इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह 6 से 12 होता है। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए है वह स्पार्क एयर नहीं होगा और इसका जो विकल्प नंबर बी है यह सही होगा। डीजल इंजन क्या है? एक सीआई इंजन है यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सटर्नल कंबस्शन का एक उदाहरण है? एक्सटर्नल कंबस्शन यानी इसी इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन मतलब इसी इंजन। और जो इसी इंजन होता है इसमें जो ईंधन का दहन होता है वह बाहर होता है सिलेंडर से, और जो इसके अंतर्गत हम लोग का बॉयलर आता है, इसके अंतर्गत बॉयलर आता है, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि स्टीम लोकोमोटिव इंजन में हम लोग एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रयोग करते हैं। और जो आईसी इंजन होता है, एक होता है हम लोग का आईसी इंजन, आईसी इंजन, आईसी इंजन जो होता है यह होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। आईसी इंजन में जो ईंधन होता है इसका दहन सिलेंडर के अंदर होता है और जो आईसी इंजन में हम लोग ईंधन के रूप में डीजल, पेट्रोल और गैसोलीन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, यह सब किसमें हम लोग प्रयोग करते हैं? या हम लोग करते हैं आईसी इंजन में। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है हम लोग का? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, इसी पूछा है, इसलिए इसका जो विकल्प नंबर डी सही होगा, स्टीम लोकोमोटिव इंजन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डीजल इंजनों की मुख्य विशिष्ट जिसके कारण इसकी अन्य इंजनों में अलग पहचान है वह है ईंधन को जलाने की विधि। इसमें देखेंगे तो हम लोग का मेन क्वेश्चन यहीं से है। एक डीजल इंजन के इंजन सिलेंडर ईंधन को क्या जलाता है? अगर हम लोग डीजल इंजन की बात करते हैं तो उसमें जो सक्शन के दौरान सिर्फ एयर हम लोग सक्स करते हैं और उसको एयर को जब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान कंप्रेस कर लेते हैं तो उसके बाद इंजेक्टर के द्वारा हम लोग डीजल का यानी ईंधन का हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो उस समय हम लोग क्या होता है? कंप्रेस्ड एयर होता है। कंप्रेस्ड एयर ही हम लोग का क्या होता है? इसके द्वारा कंप्रेस्ड एयर पे जब हम लोग ईंधन का इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टर के माध्यम से, तब हम लोग का वो क्या होता है? ईंधन का प्रज्वलन होता है और फिर हम लोग को पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन पे हम लोग को पावर मिलता है। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए है वह सही है। यहाँ पर डीजल इंजन दिया है इसलिए इसका विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन, जो पेट्रोल इंजन होता है या एसआई इंजन होता है जिसे हम लोग पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं, और जो डीजल इंजन होता है यह होता है सीआई इंजन यानी कंप्रेस इग्निशन इंजन होता है। और जो एसआई इंजन होता है यह डीजल इंजन यानी पेट्रोल इंजन की तुलना में जो डीजल इंजन होता है यह सस्ता ईंधन का प्रयोग होता है। यह सही है, यह सही है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पेट्रोल इंजन की तुलना में जो डीजल इंजन होता है इसकी थर्मल इफिशियंसी जो होती है यह पेट्रोल यानी एसआई इंजन की तुलना में अधिक होती है। यानी हम लोग सीआई इंजन की अगर इफिशियंसी की बात करें तो एसआई इंजन की तुलना में इफिशियंसी अधिक होती है, इसलिए विकल्प बी भी सही होगा। और जो हम लोग का जो
डीजल इंजन है यह पेट्रोल इंजन की तुलना में वेट में भारी होता है, और इसलिए इसका विकल्प नंबर सी भी सही है। इसलिए उपरोक्त सही यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जब एक इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी यहां पर हम लोग का आईसी इंजन दिया है, इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंजन में ईंधन को जलाया जाता है, उसमें स्टोर की हुई केमिकल ऊर्जा को बदला जाता है। जब हम लोग सिलेंडर के अंदर जब ईंधन को प्रज्वलित करते हैं तो उस समय हम लोग क्या मिलता है, जो केमिकल ऊर्जा होती है, जब मतलब जो हम लोग का ईंधन होता है, जब वो केमिकल ऊर्जा होती है उसे हम लोग किस फॉर्म में चेंज करते हैं, वो करते हैं ताप ऊर्जा के रूप में, यानी केमिकल ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा को हम लोग परिवर्तित करते हैं किसमें, ताप ऊर्जा में। और जब ताप ऊर्जा को हम लोग मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज करते हैं, जब ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग इंजन के माध्यम से करते हैं। इंजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा को इंजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ताप ऊर्जा को या हीट एनर्जी को क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो वहां पर हम लोग जनरेटर का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो यहाँ पर विकल्प नंबर सी हो जाएगा या सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, किसके बारे में, आईसी इंजन के। यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा पहले ऑप्शन आईसी इंजन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो आईसी इंजन होता है वह तुरंत स्टार्ट करना और रोकना संभव होता है, यह सही है। इस कंडीशन में सही है कि जो हम लोग का आईसी इंजन होता है उसे हम लोग तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं और रोक सकते हैं। लेकिन जो ईसी इंजन होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है, इसे हम लोग तुरंत स्टार्ट और तुरंत रोकना संभव उसमें नहीं होता है। और यहाँ पर विकल्प नंबर बी देखते हैं तो हाई स्पीड इंजन होता है। जो आईसी इंजन होता है यह हाई स्पीड इंजन होता है। और सी में दिया है अधिकतर डबल एक्टिंग होता है, यह नहीं होता है। और जो यहाँ पर दिया है सिलेंडर के अंदर कंबस्शन होता है। आईसी इंजन जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है इसमें ईंधन का जो प्रज्वलन होता है वह सिलेंडर के अंदर ही होता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही है, क्योंकि यह आईसी इंजन के नियम को फॉलो नहीं करता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन होता है यह होता है हम लोग का सिंगल एक्टिंग इंजन होता है, सिंगल एक्टिंग होता है। लेकिन अगर जो डबल एक्टिंग यहाँ पर दे रखा है यह किस में होता है, यह ईसी इंजन में होता है। यानी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जो होता है उसमें डबल एक्टिंग होता है। इसलिए जो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह आईसी इंजन के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को डैश भी कहा जाता है। यानी डीजल इंजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, डीजल इंजन को हम लोग सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर दे रखा है यही सही है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ये डीजल इंजन को ही कहते हैं। डीजल इंजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। और डीजल इंजन में जो हम लोग का यहाँ कंप्रेशन रेशियो, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि इसका कंप्रेशन रेशियो 16 से 24 होता है। और जो डीजल इंजन होता है यह डीजल साइकिल पे वर्क करता है, लेकिन जो एसआई इंजन होता है वह ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्प्रिंग का आकार सिलेंडर के डैश लंबाई पर निर्भर करता है। स्प्रिंग का जो आकार होता है सिलेंडर में वह सिलेंडर का जो बोर होता है, जैसे सिलेंडर हो गया है, सिलेंडर का जो ये बोर होता है, बोर यानी डाया जो यह होता है उसी पर निर्भर करता है, यानी इसके व्यास पर। स्प्रिंग का आकार सिलेंडर के व्यास पर निर्भर करता है। व्यास को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोर कहते हैं। अब बोर का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जैसे हम लोग अगर पिस्टन के अंदर जो हम लोग का सिलेंडर होता है, अगर सिलेंडर के अंदर हम लोग अगर स्वेप्ट वॉल्यूम का अगर जब मान निकालते हैं, अगर स्वेप्ट वॉल्यूम का मान निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला इसका लिखते हैं पाई/4
डी का स्क्वायर इंटू यल। जो यह यल होता है यह स्ट्रोक की लंबाई होती है, यानी जब हम लोग का स्ट्रोक की लंबाई होती है यानी टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी होती है वह जो क्या होती है, स्ट्रोक लेंथ होती है। और जो यहाँ पर डी है, जब हम लोग स्वेप्ट वैल्यू निकालते हैं जो उसमें फार्मूला में जो डी होता है यही होता है बोर, यही होता है बोर, यानी इसे हम लोग जनरली डाया भी कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि एक सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन 2000 चक्कर प्रति मिनट पर घूमता है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या क्या होगी। यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 स्ट्रोक यानी 2 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन के n आरपीएम के लिए, इंजन के n आरपीएम के लिए, n आरपीएम के लिए प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या, प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या, पावर स्ट्रोक की संख्या यह n के बराबर होती है। यानी 2 स्ट्रोक इंजन में जो n आरपीएम के लिए पावर स्ट्रोक की संख्या, जो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की जो संख्या होती है वह n के बराबर होती है। इसलिए यहां पर जो n का मान दे रखा है 2000, तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या क्या हो जाएगा, यह भी n हो जाएगा यानी 2000। इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। अगर यहीं पर अगर 4 स्ट्रोक इंजन दिया होता, अगर यहां पर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं हम, अगर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, 4 स्ट्रोक इंजन के n आरपीएम के लिए, n आरपीएम के लिए पावर स्ट्रोक प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या, प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की जो संख्या है यह n/2 हो जाएगी। और जो यहाँ पर अगर हम लोग जनरली अगर वहीं पर मान लेते हैं कि n का मान अगर 2000 है, n का मान अगर 2000 दे रखा है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या कितना हो जाएगा, 2000 बटे में 2 बराबर 1000। ये कब होगा, जब हम लोग का इंजन जो होगा 4 स्ट्रोक सिलेंडर होगा, सॉरी जब 4 स्ट्रोक इंजन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक इंजन को बंद गैरेज में ऑपरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग जो किसी भी अगर इंजन को एक बंद कमरे में अगर ऑपरेट करते हैं तो उसमें हम लोग को ऑक्सीजन कमी हो जाएगी और जो ईंधन है उसे जलने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम लोग अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होने की ज़्यादा चांस रहेगा, जिसके कारण रूम में यानी जो वहाँ बंद गैरेज होगा वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा गैस की बढ़ जाएगी, जो एक जहरीली गैस के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम लोग विकल्प में देखते हैं कि ऑपरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो इसका रीजन है देखते हैं, एग्जॉस्ट गैस जहरीली होती है, यह सही है। विस्फोटक होने का जोखिम रहता है, यह भी सही है। इंजन को सही मिश्रण नहीं मिलता, यह भी सही है। यदि गैस नहीं निकल पाती तो इंजन खराब हो जाएगा, यह भी सही है। लेकिन अगर इन चारों विकल्प में से अगर हम लोग किसी को एक को अगर प्रेफरेंस दें तो विकल्प नंबर ए होगा। अगर हम लोग चारों में से किसी एक को प्रेफरेंस दें तो विकल्प नंबर ए होगा कि एग्जॉस्ट गैस जहरीली होती है। इसलिए इसका जो सही विकल्प है ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ पॉइंट इसका हम लोग देख लेते हैं कि इंजन दहन से निकलने वाली कुछ जो जहरीली गैसें हैं, हानिकारक गैसें हैं, वो कुछ ही हैं हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग HC कहते हैं, यह अभी काफ़ी नुकसानदायक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, यह जब ईंधन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है। और यहाँ पर दिया है थर्ड में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यह अभी अगर हम लोग इंजन में जो ईंधन प्रयोग करते हैं अगर वो सही से जलता नहीं है
तो वहां पर हम लोग को नाइट्रोजन के ऑक्साइड को जनरेट होने के चांस बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक इंजन पर तेल संप कहाँ फिट होता है? तो इंजन में जो तेल संप होता है वह क्रैंक केस के नीचे होता है। यह कहाँ पर होता है? क्रैंक केस के नीचे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्वि एक्टिंग सिलेंडर का भाग है। इसमें देखें द्वि एक्टिंग जो सिलेंडर होता है उसमें पिस्टन भी लगा होता है, पोर्ट कनेक्शन भी होता है, तांबा छड़ गाइड भी होता है, और इसलिए इसका जो विकल्प नंबर डी वह सही हो जाएगा। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। हम आगे देखेंगे द्वि एक्टिंग सिलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट भाग को। यहाँ पर द्वि एक्टिंग सिलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को दिया गया है। जैसे पहला है इसमें सिलेंडर ट्यूब, पिस्टन छड़, रिंग की छड़ पैकिंग, तांबा छड़ गाइड और पिस्टन इकाई, द्विकप पैकिंग, किनारे का कवर और पोर्ट कनेक्शन। यह कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट के नाम दे दिए जाएंगे और वहां पर पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट द्वि एक्टिंग सिलेंडर के नहीं है। तो ये आपको का याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिलेंडर हेड निम्न के बने होते हैं। जो सिलेंडर हेड होता है वह कास्ट आयरन और एल्युमिनियम के भी बनते हैं। कहीं कहीं कास्ट आयरन, कहीं कहीं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। जो सिलेंडर हेड होता है जो एल्युमिनियम का, हम लोग ज़्यादातर हवाई जहाज में सिलेंडर हेड का जो होता है वह एल्युमिनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी जो हवाई जहाज होता है जब उसमें हम लोग सिलेंडर इंजन होता है वह एल्युमिनियम का बनाते हैं। यानी हवाई जहाज में ज़्यादातर यूज करते हैं, हवाई जहाज में। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे कि जो इंजन सिलेंडर होता है, जो उसके जो अलग अलग पार्ट हैं वह किस धातु या किस मटेरियल के बने होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड। यह सिलेंडर हेड जो होता है या सिलेंडर होता है कास्ट आयरन के भी बनते हैं और एल्युमिनियम एलॉय के भी। हमने बताया था जैसे कि एल्युमिनियम एलॉय का हम लोग ज़्यादातर हवाई जहाज के इंजन सिलेंडर में प्रयोग करते हैं। और जो पिस्टन होता है, जो सेकेंड नंबर जो पिस्टन होता है यह कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग पिस्टन रिंग देखेंगे। यहाँ पर कास्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील से पिस्टन रिंग बनती है। और जो हम लोग क्रैंक पिन की बात करेंगे तो क्रैंक पिन हम लोग को स्टील से बनता है। और देखें कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट ये दोनों भी हम लोग का स्टील से ही बनता है। और बियरिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो बियरिंग हम लोग का व्हाइट मेटल या गन मेटल, यानी व्हाइट मेटल या गन मेटल, व्हाइट मेटल या गन मेटल दोनों का बियरिंग बनाया जा सकता है। और जो कैम होता है यह स्टील का बना होता है। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक पिन जो यह तीनों होता है यह हम लोग फोर्जिंग के द्वारा इसे बनाते हैं। यह फोर्जिंग मेथड से हम लोग इसको बनाते हैं। और जो यहाँ पर सिलेंडर और सिलेंडर हेड दे रखा है यह हम लोग कास्टिंग मेथड से बनाते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सिलेंडर हेड के आंतरिक व्यास को क्या कहते हैं? तो जो सिलेंडर हेड होता है उसके आंतरिक व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग अभी पिछले प्रश्न में डिस्कस किए थे, जो सिलेंडर है इसके जो आंतरिक व्यास होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। अब बोर जो डाया होता है इसका प्रयोग हम लोग जो सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम या मतलब कहें तो स्वेप्ट वॉल्यूम या क्लियरेंस वॉल्यूम निकालने में हम लोग इसका बोर का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा कि सिलेंडर के आंतरिक व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सिलेंडर शीर्ष को डैश से बनाया गया है। जो सिलेंडर शीर्ष होता है वह कास्ट आयरन या एल्युमिनियम इन दोनों से बनाया जाता है। इसलिए जो इसका विकल्प है या ये सही हो जाएगा। अभी इसका हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। आईसी इंजन के सिलेंडर हेड को डैश के लिए फिन्स उपलब्ध किया गया है। जब हम लोग सिलेंडर जो इंजन होता है उसमें जो सिलेंडर होता है उसको कूलिंग करने के लिए हम लोग फिन्स का प्रयोग करते हैं।
और जो ये फिन्स जो लगाते हैं यह सिर्फ एयर कूलिंग में ही लगाया जाता है। यह जो फिन्स होता है एयर कूलिंग में ही लगाया जाता है। और इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग उष्मा अंतरण सतह के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम लोग फिन्स का प्रयोग करते हैं। फिन्स कुछ इस प्रकार होता है, जैसे सिलेंडर हो गया, सिलेंडर ब्लॉक हो गया तो इसके चारों तरफ इस तरह से फिन्स लगे होते हैं, यहाँ छोटे छोटे कटे होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आईसी इंजन सिलेंडर के बोर या छिद्र के परिष्करण का उत्तम तरीका है। जो हम लोग का सिलेंडर होता है उसके अंदर उसको हम लोग फिनिशिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होनिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, होनिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। जो होनिंग अलाउंस होता है, जो होनिंग अलाउंस होता है, अलाउंस होता है यह 0.01 से 0.02 के बीच यानी mm होता है। यानी जो होनिंग अलाउंस होता है वह 0.01 से 0.02 के बीच होता है और इसका जो विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसावट नापी जाती है। अगर हम लोग सिलेंडर हेड के जो अलग अलग जो पार्ट होते हैं, अगर उनको हम लोग जब असेंबलिंग करते हैं, जब उसे हम लोग नट कसाई करते हैं उसमें, तो जो उसका जो मेजर करते हैं कि सही कसा है या नहीं, तो उसके हम लोग किसके द्वारा करते हैं, वह टार्क रेंज में प्रयुक्त टार्क से उसका हम लोग टार्क प्रयुक्त से हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कसावट नापते हैं टार्क रेंज में प्रयुक्त टार्क के द्वारा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सिलेंडर हेड व इंजन ब्लॉक के मध्य कौन सा भाग होता है। इसे हम लोग डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि सिलेंडर हेड व इंजन ब्लॉक के बीच क्या लगाया जाता है। इसे हम लोग ब्लॉक के द्वारा देखते हैं। यह हम लोग का क्या है, सिलेंडर हेड है। यह हम लोग का क्या है, सिलेंडर हेड है। यह हम लोग का क्या है, सिलेंडर हेड है। और यह क्या है, हम लोग का इंजन ब्लॉक है। यह इंजन ब्लॉक है और यह क्या हम लोग का सिलेंडर हेड है। और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हेड गास्केट का प्रयोग करते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि यह जो यहाँ पर जो जोड़ ज्वाइंट बने वहां पर हम लोग क्या हो, क्षरण रोधी हो, इसलिए इसका हेड गास्केट का प्रयोग सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के बीच में हम लोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा इंजन का भाग है। तो इंजन का जो पार्ट्स होता है, जिसे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी इंजन के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें हम लोग एक पॉइंट के द्वारा दिखाए थे। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उसमें जो इंजन होता है उसमें सिलेंडर भी होता है, उसमें सिलेंडर भी होता है, पिस्टन भी होता है और फ्लाई व्हील होता है। इसलिए जो इसका विकल्प नंबर डी होगा वह सही हो जाएगा। इसमें अभी और सारे पार्ट्स होते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेलन बोर का मापन डैश द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है। तो जो बेलन बोर होता है, मान लीजिए जो सिलेंडर का बोर होता है, इसका मेजर हम लोग किसके द्वारा करते हैं, तो इसका मेजर हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक माइक्रोमीटर द्वारा हम लोग इसका मेजर करते हैं। आंतरिक माइक्रोमीटर द्वारा। आंतरिक माइक्रोमीटर द्वारा क्या करते हैं हम लोग, बेलन के बोर या सिलेंडर के बोर को हम लोग मेजर करते हैं। और जो वर्नियर कैलिपर होता है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वाइब्रेशन डैम्पर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और यहाँ पर विकल्प दिया, यह टॉर्सनल कंपनों को कम करती है, यह सही है। जो वाइब्रेशन डैम्पर होता है इसलिए लगाया जाता है कि यह जो टॉर्सनल कंपन होता है उसे कम कर दे। और जो विकल्प भी दिया, यह फ्लाईव्हील के भार को कम करने में सहायता करती है, यह भी सही है। कि जो हम लोग पहले देखते हैं कि वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग करते क्यों है, क्योंकि वह टॉर्सनल कंपन को कम कर दे इसलिए करते हैं, फ्लाईव्हील के भार को कम कर दे इसलिए करते हैं। तो ये दोनों विकल्प उसके अनुसार सही है।
फिर यहाँ पर देखें क्रैंक शाफ्ट के जीवन काल को बढ़ाती है, ये भी विकल्प सी नंबर भी सही है कि जब हम लोग जो लगाते हैं वाइब्रेशन डैम्पर वह क्रैंक शाफ्ट के जीवन काल को बढ़ा देती है, इसलिए बढ़ा देती है कि वहाँ पर अगर वाइब्रेशन कम होगा तो वो कम घिसेगा, जिसके कारण उसका जीवन काल बढ़ जाएगा। और इसमें विकल्प नंबर डी दिया है कि क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फिक्स किया जाता है, तो यह गलत दिया है। जो वाइब्रेशन डैम्पर होता है यह क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर लगा होता है, न कि क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर, इसलिए इसका जो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजन सिलेंडर के आंतरिक भाग पर रिजेज को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? जैसे हम लोग अभी पीछे प्रश्न में देखे थे कि जो इंजन का जो सिलेंडर था उसको जो परिष्करण करने के लिए हम लोग होनिंग मेथड का प्रयोग करते थे, और इसमें भी आंतरिक भाग दे रखा है, आंतरिक भाग के रिजेज के लिए, रिजेज को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? होनिंग का ही, इसमें भी सिलेंडर होनिंग का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही है। और हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो होनिंग होता है इसका जो अलाउंस होता है वह 0.01 से, इसका जो होनिंग अलाउंस होता है, होनिंग अलाउंस होता है या 0.01 से 0.02 के 2 mm के बीच में होता है। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। इंजन में सिलेंडर लाइनर प्रयुक्त होता है, यहां पर जो विकल्प दिया पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंजन जो होता है उसमें इंजन में सिलेंडर लाइनर प्रयुक्त, पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं कि जो इंजन में जो लाइनर होता है वो प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का इंजन सिलेंडर है, क्या हम लोग का है, ये हम लोग का सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक खोखली नली को, यानी एक खोखली नली को, एक खोखली नली का ही जो प्रयोग होता है वह हम लोग का क्या कहता है? सिलेंडर लाइनर हो जाता है। जैसे हम लोग का एक सिलेंडर हो गया, इसके अंदर हम लोग एक खोखली नली को फिट कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग यहां पर? जैसे हम लोग का ये सिलेंडर हो गया और इसके हम लोग करेंगे एक खोखली नली को, जैसे हम लोग जो एक ग्रीन कलर का है ये हम लोग का मान लेते हैं एक खोखली नली। जो खोखली नली है इसको हम लोग क्या करते हैं? सिलेंडर के अंदर फिक्स कर देते हैं, इसी को हम लोग फिर क्या कहते हैं? सिलेंडर लाइनर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिलेंडर लाइनर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिलेंडर लाइनर कहते हैं। सिलेंडर लाइनर इसी को हम लोग कहते हैं। और जो सिलेंडर लाइनर का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि सिलेंडर जो है, सिलेंडर के अंदर जो है वह क्या हो? फिनिशिंग बरकरार बनी रहे और वह खराब न हो। इसलिए यहाँ पर विकल्प देखते हैं तो यहाँ क्या दिया है? घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए, यह गलत है, यह नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं सिलेंडर लाइनर का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर पर मार्किंग के लिए यह भी नहीं हो सकता, सिलेंडर को मजबूती देने के लिए यह भी नहीं हो सकता है। और जो यहाँ पर विकल्प नंबर डी दिया है, सिलेंडर के घिसाव को कम करने के लिए, जैसे हम लोग पिछले भी जैसे हम लोग डायग्राम के द्वारा देखे थे कि जो हम लोग का खोखली नली था उसका प्रयोग जो हम लोग सिलेंडर के अंदर किए थे, और इसलिए किए थे ताकि जो सिलेंडर है हम लोग का वह उस पर घिसाव कम हो, तो इसलिए इसका जो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिलेंडर लाइनर किसको कहते हैं? अभी हम लोग पिछले प्रश्न में डिस्कस किए थे कि जो सिलेंडर के ऊपरी भाग को कहते हैं, नहीं, सिलेंडर के निचले भाग को कहते हैं, इसको भी नहीं कहते हैं। और जो सी दिया है सिलेंडर के अंदर खोखली नली को, जैसे हम लोग यहाँ डायग्राम के द्वारा समझे थे कि जो सिलेंडर के अंदर जो खोखली नली लगी होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिलेंडर लाइनर कहते हैं। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है? पहली बात यहां हम लोग जान लेते हैं, जो हम लोग सिलेंडर लाइनर होता है, जो सिलेंडर लाइनर होता है
यह दो प्रकार के होते हैं। यह सिलेंडर लाइनर हम लोग का दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्राई लाइनर, एक होता है हम लोग का ड्राई लाइनर, एक होता है हम लोग का ड्राई लाइनर, और जो दूसरा होता है हम लोग का वेट लाइनर होता है, वेट लाइनर होता है। दूसरा हम लोग का क्या होता है, वेट लाइनर होता है। यहां पर कह रहा है कि किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है, तो यहां पर जो हम लोग का एक ड्राई लाइनर होता है, ड्राई लाइनर के संपर्क में पानी नहीं होता है, जो यहाँ विकल्प में ए में दिया है। जो ड्राई लाइनर होता है यह पानी संपर्क में इसलिए नहीं रहता क्योंकि ड्राई लाइनर सीधे कूलिंग से, ड्राई लाइनर जो है यह कूलिंग के संपर्क में नहीं रहता है, इसलिए इसे ड्राई लाइनर कहते हैं। और यह पानी के संपर्क में नहीं रहता है, क्योंकि जब यह कूलिंग के संपर्क में नहीं होता है तो वहां पर हम लोग का कोई भी पानी इसके संपर्क में नहीं आता है, इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए है वह सही हो जाएगा, ड्राई लाइनर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगता है? जब ड्राई लाइनर, जो यहां पर देख लेते हैं ड्राई लाइनर दिया है, जो मतलब जो होता है सिलेंडर लाइनर दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई लाइनर और एक वेट लाइनर। जो ड्राई लाइनर होता है यह कूलिंग से संपर्क में नहीं होता है, जिसके कारण इसमें कोई जंग नहीं लगता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और जो ड्राई लाइनर होता है या सिलेंडर लाइनर होता है, इसकी जो मोटाई होती है यह लगभग 1.5 mm से 3 mm के बीच होती है। जो ड्राई लाइनर होती है इसकी जो मोटाई होती है वह 1.5 mm से 3 mm के बीच होती है। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे अभी पिछले प्रश्न में कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर जब हम लोग एक खोखली नली लगा देते हैं, तो यहाँ पर जो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई लाइनर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई लाइनर। जो ड्राई लाइनर है इसकी बाहरी सतह, अब ड्राई लाइनर का यह बाहरी सतह हो जाएगा और यह आंतरिक सतह। ड्राई लाइनर जो बाहरी सतह होता जो ड्राई लाइनर होता है इसका जो बाहरी सतह होता है उसे हम लोग ग्राइंडिंग के माध्यम से फिनिश करते हैं, उसके जो ग्राइंडिंग के माध्यम से सरफेस को फिनिश करते हैं, या उसे हम लोग सतह को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो इसलिए इसका जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राई लाइनर। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।